जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जो लास्ट क्लास में रोचक प्रदेश के मामले में हमारी बातें चल रही थी, रोचक अष्टरोचक प्रदेश जो सिर्फ संपूर्ण ढाई द्वीप के अंदर सिर्फ जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के ही नीचे हैं। बाकी ढाई द्वीप में और 4 मेरू पर्वत भी है, लेकिन ये अष्टरोचक को बराबर तिर्यक लोक के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के मेरू के मध्य में नीचे, बराबर नीचे के भाग में मध्य में कहा है, और वहीं से दिशाएं निकल रही है। हमारी जो 10 दिशाएं हैं ये इसी अष्टक 8 रोचक से ही निकल रही है। 8 रोचक को सेंटर माना है, बराबर उसके मध्य से 8 तरफ 8 दिशा, 9वीं ऊपर ऊर्ध्व दिशा और 10वीं अधो दिशा। दिशा के लिए कोई एक सेंटर तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि दिशा चारों तरफ हर एक दिशा में होती है, बराबर। हाँ, तो मध्य में ही आएगा सेंटर। कोने में तो उसको हम रख नहीं सकते। रख सकते क्या? नहीं। और ये सेंटर ऐसा है कि मान लो ये मेरू पर्वत है, तो बराबर ये जम्बू है और ये जम्बू का मेरू है, तो ये जो दिशा है वो सीधी लास्ट, समझ रहे हैं, स्वयंभू रमण समुद्र, उसके बाद अलोक तक निकलेगी। कहाँ तक निकलेगी? अलोक तक। मान लो कि ये मेरू है तो ये पूर्व दिशा है तो अलोक तक जाएगी। फिर अगर ये मेरू है तो ये पश्चिम दिशा अलोक तक, उत्तर दिशा भी अलोक, दक्षिण भी अलोक, सीधी लिटी में निकलेगी, सीधी लिटी में। ठीक है, तो जो बराबर मध्य का जो भाग है, यहाँ अष्टरोचक, गाय के आंचड़ कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। गाय के आंचड़ ऐसे होते हैं ना, और उसमें वही जो आंचड़ है गाय के, ऐसे 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ऐसा हो गया 4 और 4 8, और बराबर मध्य का भाग खाली। समझ में आ रहा है? एक प्रकार मेरू, बराबर मेरू के नीचे के जो लास्ट 1000 योजन का नीचे का 100 योजन, मेरू जमीन के अंदर 1000 योजन ऊंडा है, बराबर। उसमें 900 योजन निकाल दो, नीचे के 100 योजन में आओ। नीचे के 100 योजन में ही आपको अष्टरोचक प्रदेश मिलेंगे। मेरू है नीचे का 1000 योजन इतना ऊंडा है, वो 1000 योजन में से नीचे के 100 योजन मतलब लास्ट हो गया। ये तो ख्याल आ रहा है ना कि ये तिर्यक लोक का लास्ट हो गया। वहीं से आपकी 8 दिशाएं निकलेगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सीधी जाएगी, सीधी दिशा सीधी जाएगी। और जहाँ से सीधी जाएगी वो ऐसे है 8 रोचक प्रदेश, 4 ऊपर 4 नीचे गाय के आंच, और बराबर बीच में से सीधी दिशाएं निकलेगी। आएगा, इसका आगे भी पढ़ने में बहुत आएगा, पर अभी जो शुरुआत है आप उसको शुरुआत की तरह जानो। आओ, अब ये जो दिशा की बात की है, दिशा में क्या लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। आओ, समभूतला क्या है? 8 रोचक प्रदेश। देखो पिक्चर दिख रहा है आपको? हाँ, मेरू के नीचे जमीन में 8 रोचक प्रदेश इस प्रकार से हैं। आप मान लो ये मेरू का जो 10,000 योजन चौड़ा है नीचे, ये बराबर 10,000 योजन का एरिया है, और 10,000 योजन के एरिया में बराबर ये मध्य भाग, यहाँ 8 रोचक प्रदेश है। कितने? 8 रोचक प्रदेश। अब ये जो 8 रोचक प्रदेश हैं, वहाँ से एक दिशा ऊर्ध्व निकलेगी ऊपर, एक दिशा निकलेगी अधो, और यहाँ से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान ऐसे 8 दिशा जमीन पे साइड पे निकलेगी। ये जो एरिया है पूरा एक राज एरिया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? एक राज। और ये एक राज जितना चौड़ा, हमारा जो 14 राजलोक में से जो त्रस नाड़ी है वो एक राज चौड़ी है। तो ये दिशाएं कहाँ तक है? पूरी त्रस नाड़ी एक रज्जु के अंदर ये दिशा है।
और ये त्रसनाड़ी के बाद जो हमारा जो मनुष्य का जो आकार है 14 राजलोक, उसके कमर के भाग में तो ये एक रज्जू ही भाग है, इससे तो बाहर तो दुनिया है ही नहीं ना, सीधा आलोक है, बराबर। उसके बाद सीधा आलोक, तो दिशाएं आलोक में भी निकलती है, लेकिन यहाँ जो आपको दिशा सीधी दिख रही है ना। अब आलोक में यही बिखरे हुए मोती की माला शब्द दिया है भगवती सूत्र में कि बिखरे हुए मोती की माला, मोती की माला टूट जाए तो मोती कैसे, माला कैसे बिखर जाएगी? एक सी आजू बाजू ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ना, तो ऐसी है आलोक में वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, लेकिन लोक के अंदर वो सीधी सीधी मोती की माला की तरह दिख रही है। ऐसे मोती की माला अगर आप पिरो के रखो तो बराबर सीधी होती है, बराबर। हाँ, और आलोक में बिखरी हुई मोती की माला, ऐसे ही दिशा है जो लोक में भी है आलोक में भी है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आओ अभी हम उसकी पढ़ाई में जाएंगे। कल हमने दिशा, पूर्व दिशा, इंद्रिय दिशा जानी थी, जीव रूप है पूर्व दिशा, जीव रूप, देश के जीव रूप, देश के प्रदेश रूप, अजीव रूप, अरूप्य अजीव रूप, हम सबने जाना ना, कल जाना ना 7 प्रकार से, जैसे कि रूपीय अजीव 4 प्रकार के, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश, स्कंद परमाणु। रूपी अरूपीय अजीव, तो अरूपीय अजीव भी 7 प्रकार के बताए थे, अरूपीय अजीव 7 प्रकार के। पहला था 9 धर्मास्तिकाय रूप, धर्मास्तिकाय का देश भाग। दूसरा था धर्मास्तिकाय का प्रदेश, 9 धर्मास्तिकाय रूप, अधर्मास्तिकाय का देश और अधर्मास्तिकाय का प्रदेश। फिर 9 आकाशास्तिकाय रूप, आकाशास्तिकाय का देश और आकाशास्तिकाय का प्रदेश। और 7वां था अद्धा। कल हमने ये चर्चा की थी कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों अजीव है, इसके भी देश और प्रदेश मिलेंगे आपको, स्कंध और परमाणु नहीं मिलेंगे। देश प्रदेश मिलेंगे, स्कंध और परमाणु उसके नहीं होते, वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको ये तीनों के देश और प्रदेश मिले। और 7वां था अद्धा काल, जो पूर्व दिशा के जीव और अजीवों से संयुक्त है। इसी प्रकार से पूर्व दिशा में जीव और अजीव दोनों आ गए, और यही स्थिति आपको 7 दिशा में जाननी है। बाकी समझ में आया? हाँ, अब जीव की अवगाहना, अब अग्निकोण की बात की है। जीव की अवगाहना असंख्य प्रदेशात्मक कही गई है, और ये दिशा 9 जीव रूप नहीं, क्योंकि जीव की अवगाहना असंख्य प्रदेशात्मक कही गई है। प्रत्येक विदिशा का व्यास एक प्रदेश रूप है, और एक प्रदेश में जीव का समावेश नहीं होता। जीव का समावेश कभी भी एक प्रदेश में नहीं होता है। दिशा बड़ी है, लेकिन अग्नि दिशा बड़ी नहीं है, ये तो पता है ना आपको। 4 कोण बड़े नहीं है, दिशा बड़ी है, बराबर। हाँ या ना? हेलो, अवाज आवे छे? आवे छे। हाँ, दिशा बड़ी है। आप देखोगे पूर्व दिशा पूरी चौड़ी है, आप चौरस करो तो 4 दिशा हो जाएगी, लेकिन विदिशा छोटे से शुरू होके इतनी तक सिकुड़ती आगे तक जाएगी, ट्रायंगल है, बराबर। हाँ, तो दिशा असंख्य प्रदेशात्मक होती है, लेकिन विदिशा असंख्य प्रदेशात्मक नहीं होती। ओके, प्रत्येक विदिशा का व्यास एक प्रदेश रूप है, एक ही प्रदेश रूप माना है उसको। एक प्रदेश में जीव का समावेश नहीं होता, क्योंकि जीव की अवगाहना ही असंख्य प्रदेशात्मक है। इसीलिए अग्निकोण 9 जीव काय रूप, देश के जीव के देश प्रदेश रूप, अजीव रूप, अजीव के देश प्रदेश, अजीव के प्रदेश रूप है। उसमें से जो जीव के देश है वो अवश्य एकेंद्रिय के देश है, क्योंकि एकेंद्रिय जीवों ही सकल लोक में व्याप्त होने से इस आग्नेय दिशा में भी अवश्य होते हैं, लेकिन द्विंद्रिय अल्प ही होते हैं।
और कदाच संभव होते भी है, कदाच नहीं भी होते। एकेंद्रिय के देश और बेइंद्रिय के देश है, अथवा एकेंद्रिय के देश और बेइंद्रियों के देशों है, अथवा एकेंद्रिय देश और तेइंद्रिय के देश है। इस प्रकार यहाँ पर भी 3 विकल्प जानना है। ठीक है, अग्निकोण में 3 विकल्प है, उसमें से जो जीव प्रदेश है वो अवश्य एकेंद्रियों के ही प्रदेश है, अथवा एकेंद्रिय के प्रदेश, बेइंद्रिय के प्रदेश, एकेंद्रिय के अथवा तेइंद्रिय के प्रदेश। ठीक है, एकेंद्रिय के देश हुए तो बेइंद्रिय तेइंद्रिय के तो प्रदेश भागी हुआ, छोटा छोटा ही हुआ, क्योंकि ये लोकव्यापी अवस्था में रहे हुए अनिंद्रिय सिद्ध के मुक्त जीवों के अलावा सारे जीव का जहाँ एक प्रदेश होता है वहाँ पर असंख्य होते हैं। एक प्रदेश कभी भी होगा ना तो उसको असंख्यात्मक प्रदेश ही मानना है। इस प्रकार से अनिंद्रिय तक जानना, अजीव के बारे में भी पूर्व दिशा अनुसार ही जानना है। संपूर्ण 2.5 लोग 45 लाख योजन प्रमाण है जो सारी दिशाओं के समेत मानना है। अब ये ध्यान दो, 45 लाख योजन में सभी दिशा आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। और ये तो असंख्य योजन तक है, क्योंकि ये सिर्फ 2.5 लोक ही नहीं, मनुष्य चित्र नहीं, पूरा का पूरा एक रज्जु तक दिशा है, पूरी एक रज्जु तक दिशा है, जो सारी दिशाओं के समेत सिद्ध क्षेत्र ईश्वर प्रागभरा पृथ्वी भी 45 लाख योजन, मतलब कि सभी दिशाओं के आकाश क्षेत्र में सिद्ध के जीव स्थित होते ही होते हैं। आओ याम्या, अब ये तो हो गई अग्निकोण की बात। अब याम्या मतलब दक्षिण, फिर वारुणी पश्चिम और सौम्या उत्तर मतलब ईशान, अग्नि उसके बाद नैऋत्य, वायव्य और ईशान, बाकी चारों दिशा विदिशा की बात की है। उसमें भी आपको सभी दिशाओं में पूर्व दिशा की तरह ही जानना है। नैऋत्य, वायव्य, ईशानी में अग्नि कोण की तरह ही जानना है। मतलब ये है कि चारों दिशा बहुत बड़ी है, असंख्य जीव के देश उसमें समा जाते हैं, लेकिन कोण में ध्यान दीजिएगा, कोण में जीव के असंख्य प्रदेश नहीं समा सकते। ठीक है, विमला अभी ऊर्ध्व दिशा की बात की, ये समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो बोलो। नहीं, दिशाओं का आपको बहुत छोटी माननी है, विदिशा कोई, और आपको पता भी है, हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है। पहले 4 दिशा का विभाजन किया, 90 डिग्री की 4 दिशा है, बराबर? हाँ, लेकिन कोण तो 45 डिग्री का ही हुआ ना। चारों कोण 45 मिलके कितना होगा? मुश्किल से 180 होगा। दिशा से आधा हुआ कि नहीं? और दिशा 336, सारी की सारी, वो तो 8 कोण बनाए, 4 कोण बनाए, नहीं तो दिशा तो चारों दिशा में 360 डिग्री तो आ ही गई ना, आ गई ना। चल, अब ऊर्ध्व दिशा का दूसरा नाम है विमला दिशा। आपको ये याद रखना है कि ऊपर जो दिशा है ऊर्ध्व दिशा है, उसको विमला कहा गया है। इसमें अग्नि की तरह जीवों को और पूर्व दिशा की तरह अजीवों को जानना है। इसमें अग्नि में जैसे जीवों को जानना है ऊर्ध्व में, क्योंकि अग्नि में आपने देखा कि जीव के असंख्य भाग है ही नहीं, तो ऊर्ध्व में भी जीव के असंख्य भाग नहीं मिलेंगे, संख्यात भाग ही मिलेंगे। और पूर्व दिशा की तरह अजीवों को जानना, पूर्व दिशा में अजीव के सारे देश और उसके प्रदेश है, तो यहाँ विमला में भी अजीव के सारे देश और प्रदेश अवश्य मिलेंगे। इसका अर्थ ये हो गया कि आपको अग्नि चारों कोणों में और ऊर्ध्व अधों में जीव के देश भाग कम मिलेंगे, जीव के देश प्रदेश आपको असंख्यात नहीं मिलेंगे, संख्यात ही मिलेंगे। तमो अधो दिशा, अब नीचे की बात की है, ऊर्ध्व की तरह ही जानना है, लेकिन इसमें अजीव रूप 6 प्रकार के ही होते हैं। यहाँ पर काल नहीं होता, अधो में काल नहीं होता है। अधो में कहाँ समय गया, कहाँ रात पड़ी, कहाँ दिन हुआ, कुछ नहीं पता। क्यों मालूम है? कोई बताएगा?
अधो में कुछ नहीं मालूम पड़ता है, उर्ध्व में सब मालूम पड़ता है. क्यों बेटा? હું છે ને પછી 6:30 ડૉક્ટરને ત્યાં જઈશ. ના ખાલી કહું છું. हाँ ना, नीचे तो नहीं, ત્યાં જઈશ, એના ક્લિનિક ઉપર જઈશ. हाँ, तमो नीचे की अधो दिशा में प्रकाश नहीं होता, काल नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश जाता ही नहीं. जाता ही नहीं. तो ऊपर काल है, तिर्यक लोक में काल है. और तिर्यक लोक से जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऊपर ऐसे ही प्रकाश बहुत है, क्योंकि सिद्धशिला तो ऊपर से प्रकाश युक्त ही है ना. तो ऊपर जैसे जाओगे, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध प्रकाश, जरा भी अंधकार नहीं, ऐसा समय आएगा. हमारे यहाँ तो रात को 12 घंटे अंधकार भी रहेगा. उससे ऊपर देवलोक में तो अंधेरा होता ही नहीं है. और तमो दिशा में उल्टा है, बिल्कुल उजास ही नहीं होता है. तमो दिशा में अंधकार ही अंधकार है, वहाँ बिल्कुल उजास नहीं है. तो तमो दिशा, अधो दिशा में ऊर्ध्व की तरह ही हमें जीव और अजीव के देश जानना है. लेकिन यहाँ काल नहीं होता, क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं होता, क्योंकि यहाँ समय नहीं होता है. और अधोलोक में सूर्यादि ग्रहों का प्रकाश भी कभी नहीं जाता. ठीक है, समय का व्यवहार सूर्य के प्रकाश ऊपर ही अवलंबित है, इसीलिए तमो में कभी भी काल नहीं होता. समझ में आ रहा है? मैं रूचक प्रदेश में जाऊं आगे. हाँ, अब काल कहाँ से शुरू हो रहा है? देखिए, ध्यान दो. काल का कारण ही ये रूचक प्रदेश, काल का कारण ही रूचक प्रदेश, दिशा का कारण ही रूचक प्रदेश. ये रूचक है तभी उसके आठों तरफ आप 8 दिशा, ऊपर और नीचे 10 दिशा लगा सकोगे. अगर रूचक ही नहीं होते, बीच में बराबर मध्य में ये रूचक नहीं होते, तो आपकी 10 दिशा कहाँ से गिनना वो ही नहीं पता था. और ये रूचक को मध्य में, मेरु को मध्य में रख के ही ग्रह घूम रहे हैं, रूचक के आसपास ही घूम रहे हैं, मेरु के आसपास ही घूम रहे हैं. इसीलिए ये काल का समय रूचक से ही शुरू होता है, मेरु से ही शुरू होता है. बोलो, गलत बात है ये? हाँ, नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है. हाँ, ये सही बात है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह मंडल जो प्रदक्षिणा दे रहे हैं वो रूचक को ही तो दे रहे हैं. मेरु और रूचक, और किसी को दे रहे हैं क्या? अगर वो मेरु पर्वत पवित्र है, मेरु पर्वत जहाँ परमात्मा के प्रक्षालन सब हो रहा है, वो तो 5 मेरु को हो रहा है. लेकिन रूचक तो एक ही मेरु में है ना. और सारे के सारे ग्रह ऐसे ही गोल घूम रहे हैं, तो वो मेरु को मध्य नजर रखते हुए करेंगे. तो मान लो कि आप पूर्व घातकी खंड अलग कर रहे हो, वो भी जम्बू के मेरु के कारण ही पूर्व घातकी खंड बोल रहे हो, बराबर? जम्बू के मेरु के कारण ही पश्चिम घातकी खंड हुआ. अब घातकी खंड में भी मेरु है, तो वहां भी पूर्व पश्चिम तो हो ही सकता था ना. लेकिन उनकी पूर्व घातकी खंड या पूर्व पुष्करार्ध जम्बू के मेरु के हिसाब से हो रहा है. ये बात 100% राइट, बराबर? बस, तो जम्बू के मेरु के अष्टरूचक के कारण ही दिशा उद्भव होती है. मतलब ये हुआ कि 8 रूचक प्रदेश दिशा के उद्गम स्थान है. राइट. आओ, अब यहाँ समझना है. अब देखो, ये है ना, रूचक प्रदेश को मैंने बहुत महत्व दिया है. क्यों दिया है उसकी हम चर्चा करेंगे लास्ट में. अब मेरे को खाली याद दिलाना, अभी मैं ये रूचक प्रदेश पूरा कर लूँ, बाद में फिर आप मुझे जरूर याद दिलाना, ठीक है? मैं भूल जाऊँ तो. जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत के बराबर मध्य भाग में रत्नप्रभा नाम की नरक पृथ्वी के ऊपर, जम्बू तिर्यक लोक में है, नीचे रत्नप्रभा 7 नरक है, ऊपर देवलोक है. तो बराबर रत्नप्रभा नारकी शुरू होगी उससे ऊपर, और जम्बू के मेरु के नीचे. तो मेरु का एंड भाग हुआ. शूद्र यानी कि लघु, ऐसे 2 प्रतर है. जो मैंने बोला, मेरु पर्वत है, बराबर उसके 1000 योजन जमीन के नीचे का भाग लो, 1000 योजन में से नीचे के 900 भाग लो, तो 900 योजन निकल गए ऊपर, और बाकी का 100 योजन बाकी है ना अभी. तो वो 100 योजन के में क्षुद्र प्रतर. अब 100 योजन बहुत छोटा सा भाग है 1 लाख मेरु के हिसाब से. तो 100 योजन मतलब इतना ही हुआ, हमारी 1 उंगली का वीड़ा. तो
तो उसके अंदर आपको दो ऐसे प्रतर और बराबर बीच में जगह मिलेगी। कितनी कितनी जगह मिलेगी? इतनी ही मिलेगी ना। और बराबर उतनी जगह को छोड़ के अब यहाँ से ऊर्ध्व दिशा शुरू हो गई और नीचे से अधो दिशा शुरू हो गई। बोलो है जरा भी जगह ज्यादा? ये 100 योजन में ही ये सब हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये 100 योजन में ही हो रहा है। 100 योजन जितना प्रतर की जगह खुली है मेरू के नीचे, बाकी जा रहा है ऊपर दिशा और नीचे की जा रही है नीचे दिशा। ऐसे यहाँ 2 प्रतर है, नीचे के 100 योजन में 2 प्रतर है। और ये प्रतर को ही तिर्यक लोक के मध्य भाग रूप 8 प्रदेश, यहाँ पे 8 प्रदेश ऐसे है गाय के आंचल, 4 ऐसे हैं, 4 ऐसे, बीच में 100 प्रतर की जगह छूटी गई, 100 योजन की जगह छूट गई और ऐसे 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 है। अब ऐसे ऐसे जो अष्टरूचक प्रदेश है वहीं से 10 दिशाएं निकलती है। उसमें से इंद्री यानी कि पूर्व दिशा में 2 रूचक प्रदेश, दिशा तो 8 है लेकिन वहाँ पे ऐसे डबल रूचक है। कैसे रूचक है? गाय के 2 आंचल निकलेंगे ना, आंचल एक ही है लेकिन पॉइंट 2 है ना। गाय का आंचल एक ही है लेकिन उसमें दो पॉइंट होते कि नहीं। तो ऐसे ये है आपका पूर्व भाग जहाँ पे 2 रूचक प्रदेश। ये इंद्री पूर्व दिशा की आदि में स्थित है, मतलब ये बराबर पूर्व की आदि में जो इतने गोल एरिया है 100 योजन का एरिया, उसमें बराबर पूर्व की आदि में ये 2 स्थित है। लेकिन पूर्व में निरंतर रूप वृद्धि होती रहती। समझ में आया? ये दोनों रूचक प्रदेश से सीधे 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 पूर्व दिशा में लास्ट अलोक तक पूरा एक तरस नाड़ी, एक रज्जु तरस नाड़ी पूरा चल के आगे जाएंगे पूर्व में ही। एक सीधी लिटी, ऐसी लिटी होगी ना, होगी ना एंड तक। हाँ, तो पूर्व में 2 रूचक और उसमें निरंतर एंड तक वृद्धि होती रहती है। लोक की अपेक्षा से ये असंख्यात प्रदेश युक्त है। लोक की अपेक्षा एक रज्जु, तो एक रज्जु असंख्यात प्रदेश हुए ना। आप उसको योजन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अलोक की अपेक्षा अनंत प्रदेश है, मतलब लोक में असंख्यात भाग में है, अलोक में अनंत भाग में है। अलोक तो अलोक खुद अनंत है। मतलब ये हुआ कि ये इतना तक निकला लोक में, उसके बाद अलोक में भी ये निकल रहे हैं। लोक में सीधा जा रहा है, अलोक में टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। मैंने आपको बताया टूटी हुई मोतियों की माला। क्लियर हो गया? यहाँ तक मोती की माला जुड़ी हुई है इसलिए सीधी है, यहाँ से मोती टूट गए, बिखर गए बिखर गए बिखर गए अलोक तक। ठीक है? तो ऐसे 2 रूचक पूर्व में, अभी भी लोक की अपेक्षा बताया गया है, मैं बोल रही हूँ सुनिए। लोक की अपेक्षा से ये आदि तथा अंत से रहित। इसकी शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है लोक में, क्योंकि लोक से बाहर निकल रहा है। तो आदि तो है लेकिन अंत रहित है। इसका एंड लोक में नहीं होता। लोक में शुरू जरूर हो रहा है, लोक में उसका अंत नहीं होता। मतलब ये शाश्वत है। और अलोक की अपेक्षा से सादी तथा अनंत, अलोक की अपेक्षा भी आदि तो है ही, अलोक में वो आदि शुरू तो हो रहा है लेकिन अलोक में भी अनंत 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 जगह, वो खत्म, दिशाएं खत्म नहीं होती। लोक की अपेक्षा से ये मृदंग आकार, लोक ही खुद मृदंग आकार का है, तो लोक की अपेक्षा से ये मृदंग आकार, एक मिनट लता, लोक की अपेक्षा से ये मृदंग आकार की है और अलोक की अपेक्षा से ये गाड़ा के ऊंद, गाड़ा की ऊंद, जो गाड़े में जो आगे वो ऐसा पता है एक लकड़ा होता है ऊद, ऊद का मतलब अब गाड़ा जोतते हो तो ऊद कैसी होती है, जहां बैठे हो वहां सीधी, लेकिन जो 2 बैल बांधे वो तरफ ऐसी बाहर निकलेगी, निकलेगी ना। ऐसी होती है। आओ आगे। अब ये आ गया आपका पूर्व दिशा। अब आया अग्नेय कोण।
अग्नि कोण में पूर्व में तो 2 रुचक बताए थे, अग्नि कोण में 1 रुचक है। अग्नि कोण में कितना है रुचक? 1 ही रुचक है। दिशा में 2 रुचक है क्योंकि दिशा डबल है। फिर से कह रही हूँ मैं, हम पढ़े हुए हैं दिशा 90 डिग्री की है, लेकिन रुचक अग्नि कोण सारे 45 डिग्री के हैं, दिशा से आधे। आप इस चीज़ को हम जो पढ़े हैं उसको भी यहीं पे याद करोगे। अग्निकोण की आदि में 1 रुचक प्रदेश, और ये रुचक प्रदेश उत्तरोत्तर वृद्धि रहित है। ध्यान दो, ये उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो रहा है। दिशा के रुचक वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन विदिशा के रुचक वृद्धि नहीं करते हैं। एक प्रदेश के विस्तार युक्त टूटी हुई मोती की माला के आकार में स्थित है। ये आगे नहीं बढ़ते। अब ऐन्द्री की तरह बाकी की तीनों दिशा के रुचक के भी 2-2 प्रदेश जानना है। जैसे पूर्व में 2 जाने, पश्चिम में भी 2 जानो, उत्तर में भी 2 जानो, दक्षिण में भी 2 जानो। आपके 8 रुचक 4 दिशा में ही आ गए। बराबर बराबर। हेलो, बराबर। हाँ, अब है ना, देखो ध्यान दो, पूर्व में 2 रुचक है, ऐसे पूर्व में 2 रुचक है तो और यही 2 रुचक से सीधी लाइन जाएगी तो दिशा बराबर बीच में से निकलेगी। ऐसे ही सीधे 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 दिशा के ये प्रदेश बढ़ते जाएंगे तो दिशा बराबर मध्य में रहेगी। ऐन्द्री में तो एक ही है, तो अब यहाँ कोई दोनों के बीच में दोनों तरफ बढ़ने की जगह है नहीं, इसलिए ये बढ़ेगी ही नहीं। ये एक ही प्रदेश है जो अग्नि में पड़ा है, लेकिन ये बढ़ता नहीं। वापस दक्षिण में आओ 2, तो 200 सीधी 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 लाइन बढ़ेगी ना। अब वापस नैऋत्य में आओ, एक प्रदेश, एक तो बढ़ेगा नहीं। पश्चिम में वापस 2, वायव्य में वापस 1, और उत्तर में 2, ईशान में 1। तो अब ये क्लियर हो गया कि जहाँ 2 प्रदेश है, 2 प्रदेश के बीच में से लाइन निकलती है, सीधी आलोक तक जाती है, आलोक से भी आगे तक जाती है। लेकिन विदिशा में एक ही प्रदेश है, एक ही प्रदेश वृद्धि रहित हो गया, यहाँ से कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो आपको अष्टरुचक खाली 4 दिशा के वृद्धि वाले जानने हैं। क्लियर? और 4 विदिशा में 4 रुचक है, एक एक, लेकिन बिल्कुल वृद्धि रहित है। चल, अब ऊर्ध्व दिशा की बात की। ऊर्ध्व दिशा के रुचक प्रदेश भी 4 प्रदेश के रुचक है। कितने? विमला दिशा की आदि में 4 प्रदेश के रुचक, और 4 प्रदेश रुचक के 2 प्रदेश के विस्तार युक्त, मतलब 4 प्रदेश तो 2-2 के 2 विस्तार हुए ना। और यहाँ के सारे रुचक उत्तरोत्तर वृद्धि से रहित है, उसका आकार रुचक के जैसा है। अब ऊपर 4 प्रदेश है, 4 रुचक है। जैसे ईशान में 1 था, वायव्य में 1 था, लेकिन वृद्धि रहित था। यहाँ ऊर्ध्व में भी 4 रुचक है, लेकिन चारों के चारों वृद्धि रहित, मतलब ऊपर की दिशा में दिशा वृद्धि नहीं होती। समझ में आया? नीचे में भी वृद्धि नहीं होती, वृद्धि खाली 4 दिशा में है और कहीं नहीं। ना विदिशा में वृद्धि, ना ऊर्ध्व में वृद्धि, ना अधो में वृद्धि, खाली 4 दिशा है जो आगे 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 बढ़ती जाती है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन हो तो पूछो। दिशाएं 10 है, 10 में रुचक है, 10 में रुचक है, लेकिन 6 जो विदिशा और ऊर्ध्व अधो ऐसी 6 दिशा में एक एक रुचक है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल वृद्धि नहीं है। खाली 4 पूर्व दिशा, पूर्वादि जो मुख्य 4 दिशा है उसमें 2-2 रुचक है, इसलिए यहाँ पे ही वृद्धि संभव है। ओके ओके, चलो अभी मैं आगे जा रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों है वो भी मैं भी बताती हूँ आपको। अब ये रुचक प्रदेश है क्या?
अब हम ये रोचक प्रदेश क्या है वो जानेंगे कि भाई समभूतला है कि 8 रोचक प्रदेश को ही इन्होंने समभूतला माना है। तो जो अष्ट रोचक की बात की, समभूतला, ध्यान दो, सम मतलब जमीन समान हो गई, सम का अर्थ समान जमीन। अब आपको पता है कि जो जम्बू द्वीप है वो ऐसा द्वीप है, तो यहाँ आपको ऊपर के भाग में जमीन सम मिलेगी? नहीं मिलेगी। देखो ये फोटो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आओ देखो ये फोटो लो, आपके सामने पिक्चर दिख रहा है। देखो यहाँ बताया है समभूतल भूपृथ्वी बराबर, ये यहाँ से ये मेरू के बाहर का मान नीचे का 1000 योजन है। क्या है ये जमीन के ऊपर का मेरू और जमीन के नीचे 1000 योजन। यहाँ पे इन्होंने इधर ही बाण व्यंतर, निकाय स्थान जो व्यंतर देव और भवनपति के देवों के आवास बता दिए, क्योंकि यहाँ इन्होंने रत्नप्रभा पृथ्वी लिख दिए। देखो आपको बताती हूँ मैं, शून्य पिंड रत्नप्रभा पृथ्वी, और रत्नप्रभा पृथ्वी के 1000 योजन में व्यंतर, वाण व्यंतर के स्थान, ये इन्होंने मेरू के अंदर ही बता दिया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं है, बराबर। मेरू की 1000 की ऊंडाई, 1000 की मिट्टी ही है, और ये मिट्टी के नीचे, ये यहाँ से देखो मेरू यहाँ से ऐसे स्लोप जाएगा ना, नीचे तक जाएगा कि नहीं? ऐसा 1000 योजन यहाँ ये जमीन में बराबर, यहाँ से ऊंडा, यहाँ तो जमीन सीधी आ जाएगी ना, यहाँ तो सीधी आ जाएगी ना, ऐसी स्लोप आएगा ना, ऐसा द्वीप है, बराबर। हाँ या ना? हाँ। तो ये रोचक कहाँ आने चाहिए, समभूतल कहाँ आनी चाहिए, बताओ? यहाँ आनी चाहिए ना, नीचे। मेरू के ये 1000 योजन है, उसमें से 900 योजन छोड़ दो, फिर यहाँ पे समभूतल आएगी। ये जो लाल डिजाइन है कहाँ आना चाहिए? मेरा कर्सर दिख रहा है? कर्सर दिख रहा है? बस ये लाल डॉट दिखा। हाँ, ये लाल डॉट में नहीं, लेकिन इतनी 900 योजन छोड़ने के बाद यहाँ दिखना चाहिए। समभूतल भूमि नीचे ही आएगी ना, समभूतल भूमि नीचे आएगी। ये 900 योजन मेरू का उद्वेद है, ऐसी चढ़ाई है, चढ़ाई द्वीप जैसी। तो समभूतल जमीन नीचे की आएगी, ऊपर की नहीं, बराबर। ये समभूतल है या नीचे की समभूतल है? नीचे की समभूतल है, ये समभूतल नहीं है, ये तो स्लोप हो गया ना। अगर इसको समभूतल मानोगे ना, ध्यान दो, इसको समभूतल मानोगे, बिंदु कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है। ના મારા હાથને બતાવું છું, પિક્ચર મારો હાથ બતાવું છું હમણાં। ओके ओके, મારો હાથ દેખાય છે? हाँ दिखाई दे, दिखाई। अगर आप इसको समभूतल मानोगे ना, तो यहाँ से तो आपको 1000 योजन नीचे उतरना है। भरत क्षेत्र तो यहाँ नीचे में है, ये ऊपर मानोगे, इसको समभूतल मानोगे, तो इसको समभूतल मानोगे नीचे को या ऊपर को? अब अगर ऊपर को मान लिया तो भरत क्षेत्र के ऊपर से दिशा चली गई, भरत क्षेत्र के नीचे से दिशा जाएगी क्या? हमें तो भरत के नीचे से दिशा निकलनी है ना, समझ में आ रहा है? दिशा जहां से निकल रही है वहां से ऊपर तिर्यक लोक शुरू होगा और नीचे अधोलोक शुरू होगा, हाँ या ना? जहां से दिशा निकलेगी, दिशा प्रभव स्थान है, ऊपर तिर्यक लोक है और नीचे अधोलोक है। अगर आपने ऐसे बना दिया, यहाँ भरत क्षेत्र है तो भरत क्षेत्र के ऊपर से दिशा निकल गई इतने ऊंचाई से, 1000 योजन ऊंचाई से, ये पॉसिबल है ना? तो ये सीधा समभूतल जमीन नीचे है, जो सीधी है वो, ये जमीन सीधी है, ये जमीन सीधी है क्या? ये सीधी है? नहीं, ये सीधी है, बराबर। तो ये जो अभी मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये जो डॉट है उसको आपको यहाँ जानना है,
ठीक है। और ये व्यंतर वाण व्यंतर जो बाजू में लिखे हैं वो सारे इसके नीचे के जाएंगे असंख्यात योजन के बाद। पिक्चर बनवाना है इसका, इसीलिए तो मैं रुकी हुई हूँ, ये सबका पिक्चर बनवाना है। आओ समभूतल जो लौकिक व्यवहार में वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी, पर्वत, नदी आदि वस्तुओं की ऊंचाई नापने का लेवल माना है। तो पृथ्वी समभूतल नीचे होगी तो ही पृथ्वी का लेवल आएगा। अब पृथ्वी के ऊपर समभूतल तो हो नहीं सकती, तो इसको सी लेवल, आज के ज़माने में हम उसको सी लेवल जानते हैं। तो जो समभूतला स्थान है वो हमारी नीचे की दरियाई जमीन का लेवल है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, तिर्यक लोक में विद्यमान शाश्वत ऐसी जो जो वस्तुएं हैं उसकी ऊंचाई नीचाई का प्रमाण समभूतला की अपेक्षा से मानना है। समभूतला और रुचक स्थान दोनों एक ही वस्तु है कि नहीं है? बताओ तो। जहाँ रुचक है वहीं समभूतल है। अब समभूतल कहाँ आई है ये क्वेश्चन है। समभूतल आई कहाँ? देखो उनको भी ये क्वेश्चन है, क्योंकि उनको भी ये जो उन्होंने जवाब दिया उसमें उन लोगों को डाउट है ही। समभूतल मतलब रुचक स्थान मेरू के 10,000 योजन परिधि वाले कंद भाग में जमीन के नीचे उद्वेद के अंदर आई हुई है। जमीन की ऊंडाई नीचे के 1,000 योजन ऊंडाई में आई हुई है। रत्न प्रवाह नारकी के ऊपर नीचे से रत्न प्रवाह, लेकिन मेरू का जो 1,000 ऊंडाई है उसमें से लास्ट वाला जो प्रतर है बराबर उसके नीचे रत्न प्रभा का अलोकाकाश शुरू होगा। रत्न प्रभा का अलोकाकाश, इसीलिए ये अलोकाकाश रत्न प्रभा का है, इसीलिए रत्न प्रभा के ऊपर बोला है। ठीक है, जमीन रत्न प्रभा के ऊपर अगर कोई जमीन है तो वो क्या है? रुचक प्रदेश। क्षुल्लक मतलब छोटे छोटे है, चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई में ये प्रतर बिल्कुल छोटे छोटे है। वो छोटे छोटे होने के कारण उसको क्षुल्लक प्रतर बोला गया है। रुचक प्रस्तार ही प्रतर प्रस्तार है ऐसा कहा जाता है। मतलब जो रुचक का जो प्रस्तार है ना, मैंने बोला सिर्फ 100 योजन में रुचक है, सिर्फ 100 योजन में रुचक है, वही रुचक का प्रस्तार कहा गया है। अब दोनों प्रतर आमने सामने ऊपर नीचे ऐसे दोनों प्रतर ऊपर 4 नीचे, और ये 4 ऊपर 4 नीचे दोनों मिला के कितने में आ गए? खाली 100 योजन में आ गए। ये स्थान नीचे गए हुए धम्मा पृथ्वी में गए हुए मेरू के कंद के मध्य में समझना। मतलब अब ये स्थान कहाँ है? तो मेरू के नीचे बराबर मध्य भाग में, क्योंकि 10,000 चौड़ा है उसमें से बराबर मध्य भाग में ये स्थान मेरू के बराबर मध्य में स्थान है। तो पूरे तिर्यक लोक का बराबर मध्य हुआ। आठ रुचक प्रदेशों को चौरस रुचक के नाम से भी ज्ञानी पुरुष जानते हैं, और ये प्रदेश गौ स्तन आकार, गाय के स्तन जैसे हैं, गाय के जो आंचल होते हैं उसके जैसा है, इसलिए उसको गोस्तन आकार कहा गया। समभूतला रुचक प्रदेश स्थान ही दिशा और विदिशा का प्रभव स्थान है, और यही तिर्यक लोक का मध्य स्थान है। तिर्यक लोक का मध्य स्थान इस प्रकार से, यहाँ से इतना चौड़ा, ऊंचाई नीचाई में भी आप देखोगे तो ये मध्य ही होगा, ऊंचाई नीचाई में भी मध्य ही होगा, क्योंकि यहाँ से ही नीचे आधा तिर्यक लोक आपको अवकाश अंतर के रूप में ही मिलेगा। नीचे आधा अवकाश अंतर और ऊपर आधा जम्बू द्वीप। नीचे से आधा आपको अवकाश अंतर, नीचे ऊपर का पूरा आधा मिलेगा आपको 2.5 द्वीप। देखो ये बराबर परफेक्ट जवाब है, ये बराबर तिर्यक लोक का मध्य है। साइड से भी मध्य है और ऐसे भी मध्य है, क्योंकि ये पूरा चौरस है, तो बराबर चौरस में अति मध्य में जम्बू द्वीप आ गया। अब बराबर ये अति मध्य में जम्बू द्वीप, नीचे का मेरू और नीचे के रुचक प्रदेश अति मध्य में हुआ, तो नीचे का आधा रज्जु अवकाश अंतर होगा कि नहीं होगा? तभी तो तिर्यक लोक का मध्य हुआ। अगर ये तिर्यक लोक का मध्य हुआ तो रत्नप्रभा नारकी अधोलोक में है या तिर्यक लोक में? बताओ तो। रत्नप्रभा नारकी अधोलोक में है, बराबर।
सातों नारकी अधोलोक में है, तो अब यहाँ रत्न प्रभा कैसे आएगी, आप समझ सकते हो। अगर ये तिर्यक लोक का मध्य है तो आधा तिर्यक लोक जाएगा, उसके बाद रत्न प्रभा आएगी ना, क्योंकि रत्न प्रभा तो अधोलोक में है। सातों नारकी अधोलोक में है और रुचक प्रदेश तिर्यक के मध्य लोक में है, मध्य भाग में। तो तिर्यक लोक के मध्य भाग में रुचक हुए तो तिर्यक लोक का आधा भाग भी तिर्यक लोक का जाएगा, उसके बाद रत्न प्रभा आएगी। समझ में आया? तो यहाँ अपने आप आधा रज्जू आप सबके लिए अवकाश अंतर साबित हो ही गया। रुचक स्थान, समभूतल स्थान या दिशा प्रभव स्थान, तीनों का एक ही नाम है, एक ही स्थान, ऐसा हम स्पष्ट रूप से कह सकते। साथ ही साथ में मेरू पर्वत के वनखंड की आदि ऊंचाई, अधोग्राम की शुरुआत, मतलब जो स्लोप है वो अधोग्राम वो लोग लिखेंगे, हम उसको स्लोप ही समझेंगे और चारों तरफ का स्लोप समझेंगे, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी। अधोग्राम चारों दिशा में है, ओके। अधोग्राम चारों दिशा में, तो अधोग्राम की शुरुआत भी इसी रुचक से प्रारंभ होती है। लो, जवाब भी इन्होंने ही दे दिया है। अधोग्राम की शुरुआत भी इसी रुचक से प्रारंभ होती है और यहाँ से ही 1000 योजन गहराई लेने की है। मंडल प्रकरण ग्रंथ में स्पष्ट बताया है, समभूतला अपेक्षा योजन सहस्त्र अधोग्रामः, समभूतल पृथ्वी की अपेक्षा से 1000 योजन सहस्त्र अधोग्राम मिलेगा। 1000 योजन आप स्लोप में जा रहे हो अधोग्राम के लिए। इसी तरह ये समभूतला रुचक प्रदेश के लिए भगवती सूत्र, ठाणांग सूत्र, नंदी सूत्र वृत्ति, नंदी चूर्णी, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, तत्वार्थ वृत्ति, आवश्यक सूत्र, विशेष आवश्यक भाष्य, लोक प्रकाश, क्षेत्र समाज, संग्रहणी, जीवा जीवा विगम सूत्र, पन्नवणा सूत्र, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, मंडल प्रकरण आदि अनेक सूत्रों ग्रंथों में ये बातें बताई गई है। तो जिज्ञासुओं को गुरुगम से ये जान लेना चाहिए। आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये अष्टरुचक प्रदेश जान लिए, आपको समझ में आया। ये बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु है। भगवती सूत्र शतक 13, उद्देश्य 4, सूत्र 9, विशेष आवश्यक भाष्य, फिर ठाणांग सूत्र, क्षेत्र लोक प्रकाश, राजवार्तिक, ये सब में भी ये टॉपिक के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ ये चीज़ समझाना चाहूँगी, ये समभूतला पृथ्वी है क्या। आओ अभी इसको भी अभी हम पूरा करेंगे, फिर मैं बताती हूँ। आओ, रुचक के 8 मुख्य प्रदेश जो 4 ऊर्ध्व दिशा में गाय के आंचल के समान लटक रहे हैं, 4 अधो दिशा में रत्न प्रभा के ऊपर के क्षुद्र प्रतर के ऊपर ये लगे हुए हैं। आकाश प्रदेश की ओर उप से हुए 4 प्रदेश ऊर्ध्व की ओर उठे हुए हैं। 4 ऊर्ध्व के प्रदेश बराबर नीचे ही स्थित है, मतलब आमने सामने 4-4 ऐसे हो गए। ये 8 प्रदेश बिल्कुल वृद्धि रहित है, ये वृद्धि नहीं पामते। इनके बीच में जो जगह होती है, 4 रुचक के ऊर्ध्व के 4 रुचक, अधो के 4 रुचक, ये ऊपर ऊपर जरूर है लेकिन एक दूसरे को कभी स्पर्शित नहीं होंगे, बीच में जगह छोड़ के। और ये 8 बढ़ते नहीं, ना ऊपर वाला बढ़ रहा है ना नीचे वाला बढ़ रहा है। 8 रुचक के 4 कोनों में और 4 रुचक है। ये 8 और ये 4 12, जो ये 12 रुचक है वे बिल्कुल वृद्धि रहित है। चारों दिशा के रुचक बढ़ेंगे नहीं, ये 12 रुचक नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे अन्य 8 रुचक 4 दिशाओं में 2-2 रुचक है, वो निरंतर वृद्धि पामते 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 आपको लोक अलोक को भी क्रॉस करेंगे, अलोक को भी क्रॉस करेंगे। लोक अलोक तक ये वृद्धि पामते 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 आगे आगे बढ़ रहे हैं। चलो, अब इसमें जो मुख्य मुद्दा है उसको अभी हम समझेंगे कि एक महत्व की बात है। ये मैंने तो जाना है, अगर कहीं से जवाब मिलेगा तो आप लोग भी ढूंढना, हम लोग भी किसी को जवाब देने के लिए अगर चाहिए तो काम आ जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दो, ये जो अष्टरुचक है, आओ पिक्चर दिख रहा है ना आपको, अष्टरुचक वृद्धि सहित है
और बाकी के उसमें 12 रुचक, अधो के 4, ऊर्ध्व के 4 और विदिशा के 4, ये 12 के 12 बिल्कुल वृद्धि रहित है। ये स्थान जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के बराबर नीचे भाग में है। और इतना आपको ये याद रखना है कि जब भी केवली समुद्घात होता है, जब भी केवली परमात्मा जब 13वें गुंठाने में होते हैं और सहयोगी केवली, ध्यान देना, सहयोगी केवली मतलब जो योग क्रिया कर रहे हैं, वो योगिक क्रिया जिनकी चालू है, वो सहयोगी केवली 13वें गुंठाने रहे हुए केवली परमात्मा जब उनका समय आ जाता है ना, अंतिम समय, तब अपने आयुष्य के बराबर बाकी के 8 कर्मों को बराबर करने के लिए इसी अष्टरूचक प्रदेश के ऊपर आके पहले वो यहाँ आएंगे, अपने आत्मा के प्रदेशों को यहाँ लाएंगे और इनको बराबर 14 राजलोक जितना लंबा बनाएंगे, दंडाकार फैलाएंगे। आगे आएगा ये पिक्चर सब आएगा, लेकिन अभी खाली सुनो। दंडाकार फैलाएंगे और फैला के इसी अष्ट रुचक प्रदेश के ऊपर अपने आत्मा के 8 रुचक प्रदेशों को वो बिछाएंगे। क्या करेंगे पता है? इसी 8 रुचक प्रदेश के ऊपर हमारे आत्मा के ऊपर भी 8 रुचक प्रदेश है। अपने आत्मा के 8 रुचक प्रदेशों को इसके ऊपर लगाना है और लगा के हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्म बाकी है, उनके तो अभी 4 अघाती ही बाकी है। अघाती को तो उसी भव में ख़त्म करना है, उसमें कोई नया तो भव लेने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। घाती कर्म ही जन्म देंगे ना, अघाती तो देंगे ही नहीं। तो वो अघाती कर्मों का क्षय करने के लिए ये केवली समुद्घात करके अष्टरूचक प्रदेश तक अपनी आत्मा के 8 रूचक प्रदेशों को लाएंगे और अपने आत्म प्रदेश के ऊपर से बाकी के जो 4 अघाती कर्म बाकी रह गए हैं उसको भोग के पूरा करें। यही कारण है कि कहा जाता है कि आत्मा के प्रदेश, प्रत्येक आत्मा के प्रदेश 14 राजलोक प्रमाण असंख्यात योजन जितने हैं। समझ में आया? आत्मा अनंत है, अनंत है आत्मा, लेकिन उसके प्रदेश कैसे हैं? असंख्यात्मक। आत्मा के प्रदेश असंख्यात्मक और इसी 14 राजलोक के ऊपर उनको अपने आत्मा के प्रदेशों को लाना है। उसको भोग के सारे कर्मों को, आयुष्य कर्म और बाकी के 3 कर्म को एक लेवल में करना है। अब इनके मान लो कि 2 दिन की आयु बाकी है तो 2 दिन के ही कर्म बचेंगे, बाकी तब तक के सारे कर्म को वो ख़त्म करेंगे, भोग के जाके ख़त्म करेंगे 14 राजलोक प्रमाण शरीर बना के। ठीक है, समझ में आया? मैं आगे जाऊं? ठीक, यही कारण है। देखो आपको ये पता होगा कि हमारे मेरुदंड से लेके हमारे शरीर में जो मेरुदंड है और हमारा जो 7 चक्र आ जाता है योनि के पास, योनि और गुदा मार्ग के नीचे में ऐसी जो मूलाधार चक्र है ना, मूल उसको बोला जाता है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में बराबर ऐसे ही अष्टरूचक प्रदेश बिछे हुए हैं। कहाँ पे हैं हमारे शरीर में? हाँ, मूलाधार चक्र में। और उसको कंद कहा गया है, कंद कहा गया है ना, कंद स्थान। और जो हमारी बैक सीट आप बोलो या कुछ भी बोलो, वहाँ पे ये है 8 रूचक प्रदेश और हमारे आत्मा के 8 रूचक प्रदेश जिसके ऊपर कर्म लगते रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर ही तो आत्मा है, उसी के ऊपर ही तो कर्म लगे हुए हैं, कि नहीं बोलो? और जितना ये शरीर के अंदर आत्मा है वो आत्मा असंख्य प्रदेशात्मक है, वो भी है कि नहीं? है असंख्य 14 राजलोक जितने उसके आत्मा प्रदेश है। तो आत्मा इतना बड़ा शरीर भी बढ़ा सकती है ना, अपना बढ़ा सकती है, जो हमारे अभी शरीर के अंदर बैठी हुई है। इसीलिए आत्मा के प्रदेशों को 14 राजलोक जितना कहा गया है। और हमारे ये अब इसी चीज़ को आप समझो। जैसे ये 8 रूचक प्रदेश है बराबर नाभि के नीचे, और मेरू पर्वत बराबर मेरू पर्वत के 900 योजन नीचे आप उतरो,
मेरू पर्वत में जमीन के अंदर 900 योजन उतरो तो नीचे के 100 योजन आपकी टॉयलेट का भाग हुआ कि नहीं हुआ आपके शरीर में, बताओ। आपका मेरुदंड यहाँ से शुरू हुआ है, माथे से मेरू पर्वत, और बराबर कमर के नीचे तक आपका लंबर 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? आपका जो नीचे का 32 मणके हैं, उसके बाद का जो लंबर सीट बैक सीट है वो कभी आपकी मुड़ती नहीं है। मुड़ती है क्या? आपकी कमर मुड़ सकती है, नीचे का पोर्शन मुड़ता है, रीढ़ की हड्डी कभी मुड़ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड मुड़ता है, रीढ़ की हड्डी मुड़ सकती है। हाँ, नहीं मुड़ सकती। तो बराबर उसके नीचे तो आपके हमारे शरीर में मेरू का ऊपर का 1 लाख योजन हमारा स्पाइनल कॉर्ड हुआ। नीचे का जो ये 5 L1 L2 L3 L4 5 जो 5 जो मणके की डिस्क है, जिसको डिस्क बोली जाती है, लंबर डिस्क, वो आपके मेरू के नीचे का 1000 योजन उद्वेद हुआ। और उसमें लास्ट प्रतर जो मूलाधार चक्र जो बैकसीट है, जो गुदा मार्ग और योनि मार्ग के बराबर मध्य का भाग, वही हमारे 8 रुचक प्रदेश। तो जो ये जमीन के 8 रुचक और हमारे 8 रुचक एक जैसे हुए कि नहीं हुए? यही कारण है। और अच्छा, आपका शरीर 14 राजलोक जैसा है कि नहीं, अब ये भी बता दो। चलो, बिल्कुल 14 राजलोक जैसा है। आपका पेट, आपका जो पेट का भाग है वो तिर्यक लोक है कि नहीं? बराबर चौरस है ना पेट का भाग। तिर्यक लोक जो 14 राजलोक का शरीर मनुष्य खड़ा है, उसमें पेट का भाग कहाँ पे है? तिर्यक लोक कहाँ पे है बोलो? पेट में भाग में ही है ना। और उसी के अंदर मेरू पर्वत है कि नहीं? और उसी को आपको नाभि को ही मेरू, जैसे जम्बू द्वीप की नाभि मेरू है, तो हमारे शरीर में भी नाभि, और नाभि हमारी ड्यूटी हुई कि नहीं हुई? तो वो यही मेरू के आसपास सारे ग्रह घूमते कि नहीं घूमते? इसी कारण से हमारे नाभि को नाभि चक्र बोला है कि नहीं बोला है? मणिपुर चक्र, नाभि चक्र किसको बोला है? क्यों? क्योंकि उसके आसपास सारे के सारे ग्रह घूमते हैं। हमारा ज्योतिष चक्र, हमारी नाभि हुई कि नहीं हुई? और बराबर उसके नीचे रुचक प्रदेश हुए कि नहीं? और अब उसके नीचे देखो तो टोटल हमारा अधोगामी शरीर हुआ कि नहीं उसके नीचे? तो 7 नारकी नीचे ही गई ना। बोलो, अभी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बोलो सही है कि नहीं? जो हमारा शरीर है वही तो ब्रह्मांड है। कुछ अलग है क्या? तो हमारे 8 रुचक प्रदेश और ये जम्बू के 8 रुचक प्रदेश के ऊपर हमको जाके लगा के जब केवली समुद्घात करेंगे, तो इसमें कुछ भी गलत लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। हमें हमारे आत्मा प्रदेश के ऊपर के शरीर की कर्मों की लगे हुए कर्मों की उदीर्णा करनी होगी, तो हमें ये अष्टरुचक तक शरीर लेके जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। तो 8 रुचक प्रदेश तक हम अपने आत्मा के प्रदेशों को लेके गए, तो ये जरूर हमारे ऊपर के लगे हुए कर्मों को ये अष्ट रुचक प्रदेश के ऊपर लगाने से वो भोग के खत्म हो जाएंगे। होंगे ना? होंगे। अब अष्टरुचक प्रदेश का महत्व समझ में आ रहा है। अब ये अष्टरुचक प्रदेश खुले किनके होते हैं? सबके खुले होते हैं क्या? नहीं। किनके होते हैं बताओ? जो भव्य जीव हैं उनके ही, क्योंकि भव्य जीव ही कर्म से रहित होने वाले हैं। अभव्य जीव या बाकी जो सारे जाति भव्य जीव, जो जीव कभी अपनी योनि से बाहर ही नहीं निकलने वाले, जैसे नित्य निगोद जीव, ऐसे ही जाति भव्य जीव जो एक इंद्रिय जाति के जीव एक इंद्रिय में ही रहने वाले, पृथ्वी काय के जीव पृथ्वी काय में ही रहने वाले, वो कभी भी अपने आत्मा के 8 रुचक प्रदेशों को खोल ही नहीं पाएंगे। खोल पाएंगे क्या?
अगर वो खोल नहीं पाए, उसके ऊपर से कर्मों को हटा नहीं पाए, तो सम्यक दर्शन होगा क्या उनको? नहीं होगा। तो ऐसे कितने जीव है ये संसार में? असंख्य जीव है। तो आपको अभी अब ये पता चल गया कि असंख्य जीव है जो संसार से कभी बाहर ही नहीं निकलने वाले हैं। तो संसार कभी खत्म भी नहीं होगा और ये जीव यहीं पे यही रहेंगे। उनकी दया आएगी कि नहीं आएगी आपको? आएगी। आएगी ना उनकी दया कि ये जीव तो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। आज आत्मा के 8 रोचक प्रदेश और उनका खुलना जाना, कितने महत्व की बात ये जाना। ऐसे ही हम बोलते हैं कि जो जीव कभी भी भव्य नहीं होने ही नहीं वाले, अभव्य ही है, तो उनके और हमारे शरीर में कहीं तो फर्क होगा, कहीं तो फर्क होगा ना, क्योंकि उनके आत्मा प्रदेश बिल्कुल खुले हुए, खुलने वाले ही नहीं है, कभी नहीं खुलने वाले, भविष्य में भी नहीं खुलने वाले। ठीक है। यहीं से हमें अलग अलग जीवों की स्थिति को जानने में आसानी हो जाएगी, होगी ना। जो जीव नित्य निगोद में है, उनकी आत्मा में अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो अपने प्रदेशों के ऊपर से थोड़ी भी जगह करके कर्मों को घटाने की शक्ति रखते हो। उनके प्रदेश 8 खुलने वाले है ही नहीं कभी। और जो जीव नित्य निगोद नहीं है, वो निगोद में से बाहर निकल के अपने अपने जीव को उत्तरोत्तर प्रगति करा सकते हैं। वो ही करा सकते हैं जिनके प्रदेश खुले हुए हैं, और वो खुले हुए प्रदेशों से बाकी के कर्मों को हटा के मोक्ष जा सकते हैं। आज आपका अष्टरूचक प्रदेश का चैप्टर था, बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं सोच रही थी, मैंने लास्ट क्लास में इसको ख़त्म नहीं किया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ से जीवों की प्रक्रिया शुरू होगी ना। अभी प्रक्रिया शुरू होगी कि जीव कितने प्रकार के, कितने कितने जीव है जिनके 8 रोचक प्रदेश खुल नहीं सकते, कितने कितने जीव कैसी कैसी स्थिति में है, अब इसको हम जानेंगे। अब जीवों का वर्गीकरण, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण। उसमें षड वर्ग जीव, सबसे पहले वर्गीकरण में 6 प्रकार के वर्ग में जीवों को बांटा गया है। मतलब कि संसारी जीव षड वर्ग के होते हैं, 6 प्रकार के मिलेंगे। क्या क्या प्रकार है? तो पृथ्वी काय, अप काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय और जंगम काय। जंगम काय मतलब जो जंगम स्थिति में है, जो स्थावर में। पृथ्वी काय के भी 2 वर्ग है, सूक्ष्म पृथ्वी काय, बादर पृथ्वी काय। सूक्ष्म पृथ्वी काय के भी 2 वर्ग है, सूक्ष्म पृथ्वी काय, पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय और अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी काय। बादर के भी 2 वर्ग, वो भी पर्याप्त अपर्याप्त। अब श्लष्ण माने कि कूट कूट के आपको, अगर ढेफा पत्थर हो बड़े बड़े और उसको कूट कूट के पतली मिट्टी बनाई गई हो, तो ऐसे काले नीले आदि रंग की पृथ्वी, खर उपल मतलब ओपल जो मोती और जो हम जो पहनते हैं ना स्टोन, और वो सब ऐसे ऐसे स्टोन, वो खर ओपल बोला गया उसको। शिला, पत्थर, कंकर आदि सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव पेटी में रखे गंध के अवयवों की तरह चारों ओर और सर्वलोक में व्याप्त होकर रहते हैं। ये जीव सर्वलोक में व्याप्त, क्योंकि सर्वलोक में पृथ्वी तो है ही, जमीन तो है ही। बादर पृथ्वी का एक जीव नियत प्रदेश में ही मिलेंगे। बादर पृथ्वी का एक जीव हर जगह नहीं मिलेंगे। आओ अपकाय जीवों के सूक्ष्म और बादर ऐसे 2 प्रकार। अब अपकाय की बात की, अपकाय मतलब कि पानी। अपकाय हम जानते हैं क्या है। उसके भी 2 प्रकार, सूक्ष्म अपकायिक और बादर अपकायिक। तो सूक्ष्म अपकायिक जीवों में पर्याप्त और पर्याप्त ऐसे 2 प्रकार। सूक्ष्म तो हमें दिखाई भी नहीं देंगे, पानी के अंदर के जो सूक्ष्म जीव है वो हम नहीं जान सकते। और सूक्ष्म अपकायिक जीवों के भी 2 प्रकार, पर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक, अपर्याप्त सूक्ष्म अपकायिक। और बादर अपकायिक जीवों के जो प्रकार है उसमें हिम, बर्फ, फिर करा, ठंडा पानी, मीठा पानी, खारा पानी आदि अनेक, कितने 7 लाख अपकाय, इतने उसके प्रकार मिलेंगे आपको। उसके बाद है अग्निकाय।
अग्निकाय का दूसरे नाम है तेजसकाय। इसके जीवों के भी सूक्ष्म बादर दो भेद, सूक्ष्म अग्निकाय, बादर अग्निकाय। अब सूक्ष्म अग्निकाय के भी दो भेद, बादर में पर्याप्त अपर्याप्त नहीं मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म में जरूर पर्याप्त अपर्याप्त मिलेगा, क्योंकि बादर तो शरीर बन चुका है, इसलिए अपर्याप्त होने की संभावना ही नहीं है। बादर अग्निकाय जीव जैसे कि अंगार, ज्वाला, उल्का, बिजली, आगिया, ये सब बादर अग्निकाय के प्रकार। अब वायुकाय की बात की है, उसमें भी दो भेद, सूक्ष्म वायुकाय, बादर वायुकाय। सूक्ष्म वायुकाय के भी दो भेद, पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय, अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय। उसके बाद बादर वायुकाय जीवों के पूर्व दिशा का पवन अलग, पश्चिम दिशा का वायु अलग, उत्तर दिशा का वायु अलग, दक्षिण का वायु अलग, फिर वंटोल अलग, पवन अलग, फिर वावाझोड़ा भी अलग, ऐसे 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 7 लाख वायु का अलग 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 आपको मिलेंगे। अब आई वनस्पति काय की बारी। वनस्पति कायिक जीवों के भी सूक्ष्म और बादर दो विभाग। सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव, उसके भी दो और विभाग, पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय और अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय। अब बादर में तो उसको शरीर मिल ही चुका है, इसलिए वो तो सीधा पर्याप्त है। तो पर्याप्त जीवों के भी प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, उसके भी दो विभाग, एक है प्रत्येक शरीर, एक है साधारण शरीर। ठीक है, तो साधारण शरीर के भी दो, प्रत्येक शरीर तो एक एक जीव का अलग अलग शरीर है, लेकिन साधारण शरीर के भी दो विभाग। आओ देखो, अभी आपको यहाँ पिक्चर में सब मिल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिए। मैं ये सब बोल रही हूँ, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। आओ हाँ, देखो ये पृथ्वी का है, फिर ये अब का है, वायु का है, जो पवन के रूप में मैं सब बोल गई वही नाम है। तेऊ का है, तेऊ का में बिजली, इलेक्ट्रिक, ये सब आ गया। फिर वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति का है, वनस्पति के दो, प्रत्येक वनस्पति। उसके बाद साधारण वनस्पति का है। आओ ये प्रत्येक वनस्पति का है, एक शरीर में एक जीव। उसके बाद ये साधारण वनस्पति का है, नहीं ये भी प्रत्येक वनस्पति है। अब ये आया साधारण वनस्पति का है, जैसे आलू, लहसुन, कांदा, गाजर, क्योंकि उसमें एक आलू में असंख्य जीव है, जिसमें ऐसे तो एक पत्ते में एक ही जीव मिलेगा, एक डंडी में एक ही जीव मिलेगा, एक बीज में एक जीव मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। साधारण वनस्पति में ऐसा नहीं है, एक छोटे से टुकड़े में अनंत अनंत जीव होते। समझ में आ रहा है कि फिर आगे बढ़ूं या अटकू? बोलो। ये सारा आपको बताया। अब जीवों के मुख्य दो प्रकार बताए। जीव तो इतने तो उसके संसारी जीवों के भेद बताए, लेकिन मुख्य दो जीव के प्रकार है, एक है मुक्त जीव, एक है संसारी जीव। जो अभी आपने जाना ये सारा संसारी जीव था, वो जो भेद जाना कि भाई पृथ्वी का है, अब का है, तेऊ का है, उसमें सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, ये सारे जाने संसारी जीव के। पर मूल जीव के दो विभाग है, एक है मुक्त जीव यानी कि जो सिद्ध भगवान हो गए वो, और एक है संसारी जीव। तो संसारी जीव के टोटल जो अलग अलग भेद, अभी अग्नि, पृथ्वी, वायु, स्थावर, फिर सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, जो आपने जाने वो टोटल 563 भेद है। कितने? 563 भेद है। उसको आपको जानना है, समझना है 563 क्या क्या है। अब उसमें भी मुख्य से दो प्रकार है। 563 को उन्होंने दो प्रकार में बांट दिया है, एक है स्थावर, दूसरा है त्रस। 563 जो जीव है उसमें भी एक जीव ऐसे हैं जो एक ही जगह पे अटके हुए हैं, वो घूम नहीं सकते, और दूसरे ऐसे जीव है जो चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो उसमें भी स्थावर त्रस दो भाग आ गए। तो स्थावर जीव है वो अपनी इच्छा से गति नहीं कर सकते, एक ही जगह उनको स्थिर रहना है। और जो मुक्त जीव है, वो त्रस जीव है, वो इधर से उधर, इधर से उधर अपनी जैविक क्रिया पूरी करते हैं। जबकि स्थावर जीव अपनी एक ही इंद्रिय शरीर, एक ही शरीर इंद्रिय है, उसके पास दूसरी इंद्रिय नहीं है कि वो घूम फिर सके। ठीक है,
तो अब स्थावर के भी 5 भेद, एक तो है नहीं स्थावर, अपनी जगह एक ही जगह स्थिर है, ऐसे एक तो है नहीं। उसमें कौन कौन है? तो पृथ्वी का है, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का। ये पांचों के पांचों अपनी मर्जी से चल सकते हैं क्या? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का है मतलब कि एक पत्थर एक जगह से दूसरी जगह गति करेगा? नहीं करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा। अच्छा, अब क्या है? पानी करेगा? पानी को अगर रास्ता ढाल मिला तो जाएगा, नहीं तो जाएगा वो। अग्नि भी अपने आप बढ़ेगा, अगर उसको आगे कुछ मिला खाने को, मतलब दूसरे कागज मिला तो बढ़ेगा, नहीं तो क्या बढ़ेगा? नहीं। वायु बढ़ेगा जरूर, वायु एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप ही घूमना है, चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन क्या वो स्थिर रह सकता है? नहीं। इसीलिए वो स्थावर ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो चल सकता है, रुक सकता है, बैठ सकता है, तो वो त्रस है। वो चल रहा है, वो उसकी स्वाभाविक गति है, तो वो स्वाभाविक गति तो उसको परमिशन मिलेगी नहीं ना। अगर वो रुकना चाहे तो रुक नहीं पाएगा, मतलब वो स्थावर है। इसका मतलब ही है कि वो स्थावर है। फिर वनस्पति काय, वनस्पति काय भी अपनी मर्जी से चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, इसीलिए वनस्पति काय भी स्थावर में ही आएगा। चलो, अभी हम जो पांचों एक काय की बात है वो अभी लूँ या बाद में लूँ, ये बताओ मुझे, जैसा आपकी मर्जी। अब आपके संसारी जीव के बाकी के 63 भेद शुरू हो रहे हैं। मुझे लग रहा है पृथ्वी काय वो ले लेती हूँ, बाकी आगे देखेंगे फिर, बराबर। चलो पृथ्वी काय की बात करें। पृथ्वी काय मतलब जिसका शरीर ही पृथ्वी है, एक ही काय है उसके पास शरीर, और जिसका शरीर ही पृथ्वी के जैसा है, मतलब पत्थर जैसा है, या पत्थर हो, पाषाण हो, मिट्टी, नमक, खार, फटकड़ी, ये सारा पृथ्वी का है, उसका शरीर ही पृथ्वी है, उसको पृथ्वी का है। ऐसे ही अप का है, जिसका शरीर ही पानी, जैसे ये पानी, इसका शरीर ही पानी, तो ये पानी है इसलिए उसको अप का बोला गया। जैसे कि कुआं, तालाब, बावड़ी, भूमि का पानी, आकाश का पानी, वृक्ष के ऊपर लगी झाकड़, ओस, बूंद, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वो हाइड्रो ऑक्सीजन से उत्पन्न होने वाला H2O, ये सारे अपकाय के उदाहरण। फिर आ रहा है तेऊकाय। तेऊकाय मतलब जिसका शरीर ही अग्नि है, आज्ञा, सूर्य के बिंब में रहे ग्रह, ये सारा उसका शरीर ही अग्नि। तेऊकाय के जीव है, जैसे कि देवता, ज्वाला, मशाल, भ्रमरा, भोभर, भट्टी, उल्का, जो भट्टी होती है वो, उल्का जो आकाश से गिरती है वो, ये सारा आकाश में दिखाई देती अग्नि की रेखा है। अश्नि, अश्नि मतलब ऊपर से वज्र जैसे अग्नि का गोला गिरे वो, उसको अश्नि बोला जाता है। ऐसी बारिश भी होती है। कणिया, अग्नि मतलब एक एक कण गिरना, आज्ञा जैसे होते हैं वो, अग्निकण का गिरना। विद्युत, बिजली गिरना, बिजली जो गिरती है जला देती है सबको, वो भी अग्नि का है, ठीक है। फिर है वायु काय, तो जो जिसका शरीर ही वायु है उसको वायु काय कहा गया है। और ये जैसे कि वो उद्भ्रामक वायु, संवर्तक वायु, ऊंचा घुमरी लेता वायु, फिर चलता हुआ वायु, उसके बाद शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गुंजारो करता वायु जो आवाज़ के साथ भमता है, पवन आती है ना तो आवाज़ आती है। उसके बाद घनवात वायु, तनवात वायु, ये सारे वायु काय के जीव है। उसके बाद है वनस्पति। तो वनस्पति का मतलब जो स्थावर शरीर का जीव है वो वनस्पति, जो अपने आप कभी नहीं चलेंगे। वनस्पति के 2 भेद हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण में एक ही शरीर में असंख्य जीव, अनंत जीव, जैसे कि पृथ्वी के अंदर पैदा होने वाले सारे जो कंद, अंकुर, कुपल, 5 रंग के नील फूल, काई जो आपको नील बोलते हो, वो जल के ऊपर जो बाजती है, वो भी पानी अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन पड़ा रहे ना तो ऊपर एक छारी आ जाती है। फिर भूमि विस्फोट, सफ़ेद रंग की जो छत्राकार वनस्पति, भूमि विस्फोट मत बोलो, भूमि को फोड़ के बाहर आता है वो छतरी, आप उसको क्या बोलते हैं? मशरूम, उसको भूमि विस्फोट बोला गया है। सफ़ेद रंग की जो छत्राकार वनस्पति है वो। उसके बाद आर्द्र त्रिक मतलब जो हरी अदरक, फिर हल्दी कचूरा और कचूरा जो होती है ना, वो हरी जितनी है वो सारी अनंत का साधारण वनस्पति।
अगर वो सूख गई तो अंदर के जीव खत्म हो गए तो सूंठ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी अदरक आपको यूज़ करने के लिए मना किया गया है। हल्दी कचूरा, छोटी गाजर, बड़ी गाजर, नागरमोथ, वत्थुला की भाजी, छोटी मोगरी, पालक की भाजी, सर्व प्रकार के उत्पन्न हुए नए बीज और कोमल, देखो कूपल, नए नए बीज और कूपल, जो जीव, जो वृक्ष अभी अभी बढ़ रहा है वो सारा अनंत का है, क्योंकि अभी उसके शरीर में असंख्य जीव है, अभी शरीर मजबूत हुआ ही नहीं। वो शरीर इतना मजबूत नहीं हुआ अब कि जो प्रत्येक वनस्पति को धारण कर पाए। ठीक है, इसलिए जो छोटे छोटे उगते हुए जो फूल झाड़ है ना, वो सारे अनंत काय में आएंगे। अब है प्रत्येक वनस्पति, अब अगर वो कुपड़ खुल के बड़ा फूल हो गया तो अब ये प्रत्येक वनस्पति हो गया, उसका मजबूत एक झाड़ हो गया तो वो प्रत्येक वनस्पति हो गया। उसमें एक शरीर में एक ही जीव, उसको प्रत्येक वनस्पति कहेंगे। जैसे कि फल है तो फल के अंदर एक ही जीव, अंदर बीज है तो बीज के अंदर एक ही जीव, फूल है तो फूल, अंदर फूल के एक एक जीव अलग, छाल है तो छाल के जीव, थड़ का जीव, मूल तो मूल का जीव, पत्ते तो पत्ते का जीव। अगर पत्ते झड़ जाएंगे तो दूसरे आएंगे, क्यों? क्योंकि बाकी के जीव जिंदा है ना। फिर पृथ्वी, आप, तेऊ, वायु, साधारण वनस्पति काय के सूक्ष्म, बादर, पर्याप्ता, अपर्याप्ता, ऐसे 4 भेद गिनोगे तो 5 के 4 से मल्टीपल करेंगे तो 20 भेद होते हैं। तो ये प्रत्येक वनस्पति काय बादर ही होने के कारण, प्रत्येक वनस्पति काय बादर ही है, प्रत्येक वनस्पति काय में सूक्ष्म है ही नहीं, तो बादर ही होने के कारण इसके पर्याप्ता अपर्याप्ता मिला के स्थावर काय के कुल 22 भेद हुए। ठीक है, अब सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव सूक्ष्म वनस्पति काय में उत्पन्न होते हैं, परंतु वो विशिष्ट अवधिज्ञानी या केवली सिवा किसी को भी दृष्टि का विषय नहीं बनते, मतलब और छद्मस्थ उसको कभी नहीं देख पाते। जो सर्वदा छद्मस्थों के लिए ये जीव अदृश्य ही होते हैं, ऐसे जीवों को सूक्ष्म कहा गया है। सिर्फ केवली और अवधिज्ञानी, विशिष्ट अवधिज्ञानी ही उसको देख पाएंगे बस। और बादर जीव ऐसे हैं जो जीवों का शरीर अपनी दृष्टि का विषय है। आप, अब ये पानी है, बादर अब का है, अब मैं उसको देख रही हूँ तो ये बादर अब का हो गया। ये व्याख्या स्थूल दृष्टि से बताई है। पर्याप्ता, तो जो जीव को जितनी पर्याप्ति की जरूरत है उतनी पर्याप्ति वो पूर्ण करने के बाद ही मरे, उसको पर्याप्ता कहा जाएगा। और अपर्याप्ता, तो जो जीव को जितनी पर्याप्ति की जरूरत है वो प्राप्त करने से पहले ही अगर वो मर जाए तो उसको अपर्याप्ता कहा जाएगा। समझ में आया? ये सारा जीव विचार प्रकरण, पंचास्तिकाय, मूलाचार, नए चक्र और पदार्थ स्थापना संग्रह से लिया गया है। अब उसके बाद आते हैं बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव। आओ उसको, अभी आपने 5 इंद्रिय से जो जो जीव है उसके नाम भी जाने, उनकी इंद्रिय भी जानी। अब हम अगले क्लास में करेंगे त्रस्काय, विकलेंद्रिय, यानी कि तिर्यंच पंचेंद्रिय। अभी हम अगले क्लास में त्रस्काय की बात करेंगे, जो विकलेंद्रिय है, तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव है, जो त्रस्काय भी है, जो चल सकते हैं, उड़ सकते हैं। यही हम लोगों ने जो अभी जो बोल दिया वही वो जीव है। अब उनके शरीर क्या है, खेचर आकाश में जो उड़ते हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो सब की चर्चा हम अगले क्लास में करें। ठीक है, और शायद अगला क्लास में सोमवार से पहले ना ले पाऊँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं जा तो रही हूँ आज डॉक्टर के पास, उसने अगर बोल दिया कि मैं यात्रा के लिए नहीं बाहर गाँव जा सकती तो फिर मेरा अगला क्लास अपना परसों ही होगा। लेकिन अगर मेरे को जाने की परमिशन मिली और मैं पालीताना जा रही हूँ तो फिर अगले सोमवार से पहले हम क्लास नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर मैं रजा लूँ आपकी, क्योंकि 6:30, हाँ 6:30 बजे बज गए हैं, 6:45 की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, मैं जा रही हूँ। ओके, चल, जय जिनेंद्र, सबको मेरा जय जिनेंद्र।